सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर लेक्चर। तो ये है अपना सेंटर ऑफ मास का सेकंड लेक्चर। इसमें अपन क्या क्या करने वाले हैं, देखो पिछली बार अपन क्या किए थे कि 2 पॉइंट मासेस थे। अब बोला था कि उनका सेंटर ऑफ मास पता करके दिखा, ठीक है, ये तो इजी था। अब जो है अपने को पूरा का पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कोई चीज दिया जाएगा या डिस्ट्रीब्यूटेड मास दिया जाएगा, जैसे कि ये चीज है, ठीक है। तो इसका लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन पूरा है। पहले सिर्फ 2 मास दे रहे थे, उनका सेंटर ऑफ मास बताओ, ठीक है। अब क्या है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, किस पोजीशन पे होगा, ये अपने को बताना है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अगर मैं मान लेता हूं कि एक जो है शीट टाइप की चीज है ऐसे करके, ये। अब मैं पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो तुम लोग कैसे बताओगे? तुम लोग बोलोगे यार पिछली बार अपन एक फॉर्मूला पढ़े थे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ m1 कौन सा, m2 कौन सा, x1 कौन सा, x2 कौन सा, पता कैसे चलेगा? यहाँ तो सिर्फ एक बॉडी दी हुई है मेरे को। तो चलो एक काम करते हैं कि ऐसा एक फॉर्मूला बना था ना, तो मैं मान लेता हूँ कि बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे उसके, ठीक। तो इसमें x का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? मेरे ख्याल से मान लेते हैं, और इन सब का मास जो है dm है, ठीक है। तो ये होगा dm x1 प्लस dm x2 प्लस dm x3 प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय dm प्लस dm प्लस dm प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे x का सेंटर ऑफ मास, क्या ये इनफाइनाइट थोक मासेस गिनूंगा मैं? क्या मैं इनफाइनाइट थोक मासेस का पोजीशन गिनूंगा? नहीं। इस सब कंडीशन में जो है अपने पास इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट आता है। अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मैं इसको ऐसे ना लिख के इंटीग्रेशन ऑफ dm ऑफ x भी लिख सकता हूँ। ओ अच्छा, हाँ ठीक है। और इतने सारे dm इन सब को मैं इंटीग्रेशन ऑफ dm भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x सेंटर ऑफ मास का मेरे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dm डॉट x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम अगर मेरे को y सेंटर ऑफ मास का निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dm ऑफ y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, और z के सेंटर ऑफ मास का, z एक्सिस में सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dm ऑफ z अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना, ठीक। अब क्या क्या चीजें हैं वो बता रहा हूं मैं। तो यहां से मेरे को ये पता चल गया कि इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या है, dm प्लस dm अप टू इनफाइनाइट तक का सम है। और इंटीग्रेशन ऑफ dm डॉट x क्या है, dm x1 प्लस dm x2 प्लस dm x अप टू इनफाइनाइट तक का जो है ये भी सम है, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा। अब जो है अपन बात करते हैं मास डेंसिटी। मास डेंसिटी सबसे पहले मैं बात करूंगा लीनियर मास डेंसिटी की। ये क्या होता है भैया? लीनियर मास डेंसिटी। तो इसको जो है बेसिकली लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता क्या है, अमाउंट ऑफ मास इन अ यूनिट लेंथ और अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन अ लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन अ गिवन लेंथ, अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन अ गिवन लेंथ, ठीक है। इसको लैम्डा से शो करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई रॉड है ऐसे करके, L मान लेता हूं, इसका लेंथ जो है वो L है, इसका मास जो है M है। तो
तो लैम्डा क्या होगा, एल लेंथ पे कितना मास प्रेजेंट है, एम, तो एम बाय एल जो है लीनियर मास डेंसिटी हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं एक छोटू सा मास पकड़ूं और छोटू सा लेंथ लूं, मान लेते हैं मैं छोटू सा लेंथ ले रहा हूं ये वाला dl, तो क्या इसमें जो मास है वो भी छोटू सा होगा dm, हाँ, तो लीनियर मास डेंसिटी क्या dm बाय dl होगा, हाँ। तो यहां से जो है लैम्डा का एक वैल्यू निकल के आ गया है। लैम्डा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। अब जो है मैं बात करता हूं एरियल मास डेंसिटी की, या फिर सरफेस मास डेंसिटी भी बोलते हैं, एरियल मास डेंसिटी। ये क्या चीज है, इसको बेसिकली अपन ऐसे, इट इज द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया, कितने एरिया में कितना मास प्रेजेंट है, ये वो हिसाब है, ठीक है। अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन गिवन एरिया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये पूरा एरिया है ए, अगर मान लो इसमें मैं कि एम मास प्रेजेंट है, अब मैं एक छोटा सा एरिया ले रहा हूँ ये जो कि है डी ए, अब इसमें मान लेता हूँ कि मैं डी एम मास प्रेजेंट है, तो एरियल मास डेंसिटी जो कि सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एरिया में, मतलब एम मास जो है वो ए एरिया में प्रेजेंट है, तो मास एम प्रेजेंट इन एरिया ए, तो ये क्या हो जाएगा एरियल मास डेंसिटी। और या फिर डीएम मास जो है वो डीए एरिया में प्रेजेंट है, इसको बोल सकते हैं एरियल मास डेंसिटी, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया अपने पास। अब बात करते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी की, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये क्या चीज है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोल सकते हो अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम, ठीक है। इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसे करके एक वॉल्यूम प्रेजेंट है, यह 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे करके एक वॉल्यूम प्रेजेंट है, इसका वॉल्यूम V है और इसका मास M है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M मास प्रेजेंट है V वॉल्यूम में, ठीक है। अगर मैं छोटू सा मास ले लेता हूँ ऐसे करके, मतलब छोटू सा एक वॉल्यूम ले लेता हूँ जिसको बोलता हूँ मैं डेल V या फिर dV, और उसका जो मास है वो है dm, तो ये हो जाएगा dm बाय dV, ठीक है। होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब जो है इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सबको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद तुम लोग को आगे एक क्वेश्चन दिखा के और आगे की बातें करते हैं। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इसको मिटाता हूँ फिर मैं। तो अब बात करते हैं यार सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड की, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म रॉड है मेरे पास, ठीक है, उसको मैं एक्स एक्सिस में से बैठा दिया, तो एक्स एक्सिस में बैठाया हूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में आ जाए या जेड एक्सिस में आ जाए? पॉसिबल तो नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में रखा हूं तो वाई एक्सिस में क्यों सेंटर ऑफ मास आने लग गया, ठीक है। तो मतलब एक्स एक्सिस में ही सेंटर ऑफ मास आएगा इसका, हाँ बिल्कुल एक्स एक्सिस में ही सेंटर ऑफ मास आएगा, है ना। अब जो है मान लेते हैं कि एक रॉड है जिसका लेंथ L है और मास है M, ठीक है। अब मैं क्या किया, अब मैं क्या सपोज करूंगा, देखो साइंस वाले हैं अपन, प्रपोज नहीं करते, क्या करते हैं, सपोज करते हैं अपन, ठीक है। तो क्या सपोज करूंगा मैं, ये छोटू सा लेंथ है जिसका जो है डिस्टेंस वो है dx और छोटा सा मास है dm, ठीक है। अब जो है मेरे को ये पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता है मास m जो पर यूनिट लेंथ में है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू ये जो छोटू सा मास dm है जो कि लेंथ dx में है, इसको भी लिख सकता हूँ लीनियर मास डेंसिटी, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास इन दोनों को करूँगा तो dm इज इक्वल्स टू m बाय l dx आ जाएगा, ठीक है।
अब जो है मेरे को ये पता है कि एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ठीक है, तो एक्स डॉट डी एम, अब डी एम की जगह क्या ये डाल सकता हूँ क्या बिड़ू लोग? हाँ बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट एम बाय एल डॉट डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या होता है? टोटल मास होता है। याद होगा भाई साहब, अभी तो बताया था। ठीक है, क्या होता है? टोटल मास होता है। तो ई वाले टोटल वाले मास से ई वाला टोटल मास फुर। ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? एक्स बचेगा, डी एक्स बचेगा, 1/l बाहर आ जाएगा। तो ये आया 1/l इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, 0 से लेके l तक जो है इंटीग्रेशन का लिमिट दे दिया गया है। तो ये बचेगा 1/l इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से l, तो ये l स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा l/2। अच्छा, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास जो है उसके हाफ डिस्टेंस पे आएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो क्या y में भी सेंटर ऑफ मास पॉसिबल है? इस पर्टिकुलर कंडीशन में तो नहीं, क्योंकि ये रॉड है और एक्स एक्सिस में लगा हुआ है, z में भी सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा? l/2 रॉड के लिए, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं लैम्डा को लैम्डा नॉट x ले लूँ तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा यार, मेरे को पता है कि x सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी एम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब डी एम की जगह मैं क्या डाल दूंगा? डी एम इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ डी एक्स होता है। लैम्डा कितना है ये, तो डाल दूंगा इसी के साथ, और क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट लैम्डा डॉट नहीं, मतलब लैम्डा नॉट डॉट डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लैम्डा नॉट अपॉन, यहाँ से आ जाएगा सिर्फ x, ठीक है, इंटू लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट गया, ऐसी तो होगा ना। हाँ, फिर ये x नीचे आएगा तो x से x क्या, तो x सेंटर ऑफ मास इसमें भी क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, और कुछ तो नहीं है ना? नहीं, इसमें नहीं, और कुछ नहीं। अभी अलग केस देखते हैं। तो इसमें मेरे को बेसिकली ये दे दिया, तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और डी एम क्या होता है? डी एम होता है लैम्डा डॉट डी एक्स। ठीक है, तो एक्स डॉट लैम्डा क्या है मेरा? इतना है, तो लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर डॉट डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इतना है, तो लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं अपन? 0 से लेके एल तक, 0 से लेके एल तक रॉड का लेंथ है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बेसिकली कुछ नहीं, एक्स एक्स है, लैम्डा नॉट बाय एल स्क्वायर बाहर हो जाएगा और एक्स का ही होगा, तो ये तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/4। कहाँ से कहाँ तक? 0 से एल तक। और कांस्टेंट में क्या बचा है अपने पास? लैम्डा नॉट बाय एल स्क्वायर बचा है, लैम्डा नॉट बाय एल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा लैम्डा नॉट बाय एल स्क्वायर बाहर, एल स्क्वायर बाहर, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा। तो लैम्डा नॉट बाय एल स्क्वायर, लैम्डा नॉट बाय एल स्क्वायर गया, तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा वीडियो लोग? एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एल टू द पावर 4 अपॉन 4, एल टू द पावर, ये भी 0 से एल तक होगा इसका भी लिमिट, एल टू द पावर 4/4 अपॉन एल का क्यूब बाय 3 ऊपर 4 नीचे, एल क्यूब से ये गया 3l/4 होगा। ठीक है,
ये सेंटर ऑफ मास। अब एक चीज़ और दिया है लैम्डा का, अरे यार यही ऐसी चीज लगाना है, ठीक है। तो मैं अब डायरेक्ट लगाता हूँ। तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। डी एम क्या होता है, लैम्डा डॉट डी एक्स। तो लैम्डा तो ये दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स, इसको यहाँ डाल दो। इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक एक्स डी एक्स अपॉन 0 से लेके एल डी एम ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब जो है देखो x को इधर अंडर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका करने का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, अपॉन नीचे का भी करने का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। तो नीचे का तो कर ही देते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक, ठीक है। टू 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 एक्स सेंटर ऑफ मास कहाँ तक, ऊपर का करेंगे तो ए एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक, अपॉन नीचे का तो कर लिए थे, तो ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल, ठीक है। इज इक्वल्स टू लिखेंगे, अब राइट से लिख देते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास इसका। तो ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर नहीं एल क्यूब बाय 3 प्लस बी एल स्क्वायर बाय 2 अपॉन ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल। ये जो है अपना सेंटर ऑफ मास है। ये 3 2 कॉमन लेके इधर 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कर देना, आ जाएगा एक और आंसर, ठीक है। लेकिन करने का जो तरीका है वो यही है बेसिकली, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा इधर गैपिंग कर देता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाता हूँ फिर इसको मैं। तो अब बात करते हैं यार अपन सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब जो है जो भी कहानी होगी सारी ध्यान से सुनना, एकदम कैसे डिराइव हो रहा है फॉर्मूला सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। तो मान लेते हैं कि एक रिंग है, वो भी सेमी सर्कुलर, ठीक है। अभी बताया था हमने ऐसे करके कि साइंस वाले सिर्फ सपोज करते हैं, प्रपोज नहीं करते। तो सपोज कर लीजिए कि ये रिंग है, ठीक है, एकदम ठीक है, बरोबर एकदम चोखा। ये ऐसे करके रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अरे बिल्कुल ठीक है यार। अब मान लेता हूं मैं इसका जो मास है, इसका जो टोटल मास है वो है बड़ा वाला है, ठीक है। अब जो है क्या होता है कि क्योंकि ये एक रॉड है तो इसमें क्या रॉड है लेकिन मुड़ा हुआ रॉड है, तो रॉड में क्या लगता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगा, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या, मास अपॉन इसका लेंथ 2 पाई आर होगा, नहीं पाई आर होगा सिर्फ, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो क्या पाई आर होगा। कैसे 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 लैम्डा इज इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ होता है, इस रॉड का लेंथ कितना होगा, पाई आर होगा। हाँ क्यों, क्योंकि पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो आधे सर्कल कितना पाई आर, तो पाई आर लेंथ होगा। हाँ बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से यहां तक एक छोटा सा लेंथ चूज किया हूं, जिसका यहां से अगर ले रहा हूं तो थीटा एंगल बना रहा है ये ऐसे करके, ठीक है। ये थीटा एंगल बना रहा है, नहीं ये तो डी थीटा बनाएगा, एक सेकेंड। हाँ ये थीटा बना रहा है नीचे से और ये डी थीटा एंगल बना रहा है। और ये छोटा सा चीज लिया, इसका मास जो है मैं डीएम ले रहा हूं। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू उस छोटा सा मास बाय उस छोटे से मास का वो ले सकता हूँ क्या क्या बोलते हैं लेंथ, तो इसका लेंथ कितना होगा आर डॉट डी थीटा ले सकता हूँ क्या। कैसे 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 कैसे, अगर ये एंगल थीटा है और ये रेडियस आर है तो क्या ये आर डॉट डी थीटा होता है। हाँ तो डी एम बाय आर डॉट डी थीटा ले सकता हूँ क्या। अच्छा ऐसे, ठीक है ले लिया।
अब क्या बोलते हैं, dm इज इक्वल्स टू एम आर डी थीटा बाय पाई आर हो गया क्या? हाँ, आर से आर कट गया क्या? हाँ, एम डी थीटा बाय पाई आ गया क्या? हाँ, ठीक है, आ गया, बिल्कुल आ गया। अब जो है देखो, अब कई लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसे करके रिंग दिया है, ठीक है, और तुम लोग सोच रहे हो कि उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, तो तुम लोग हो बहुत बड़े मूर्ख, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ पे आता है? हमें वो दो एक्सिस के मेल पे आता है, मतलब दो एक्सिस जहाँ पे मिल रहे होंगे, मतलब पहले ये एक्सिस और दूसरा ये एक्सिस, दो एक्सिस जहाँ मिल रहे होंगे वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास आएगा। तो जिनको लगता है कि सेमी सर्कुलर रिंग का मास यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास, वो गलत है सबके सब। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं आएगा, वाई में, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे वाई सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगा मैं? इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। हाँ ठीक है, बिल्कुल। dm क्या है? ये आ गया चीज। y को मैं क्या ले सकता हूँ? अब ध्यान से देखना, इसका जो लेंथ है क्या ये है? हाँ, यही तो y है। अब ये ट्रायंगल को मैं इधर बनाता हूँ, ये थीटा है, और क्या है भैया, ये r है, और क्या है, और ये भी r है, ठीक है, और ये y है। अब मेरे को y का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। नहीं, ये r नहीं होगा, फिर ये x मान लो, ये यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, o से a तक का सिर्फ, ठीक है। तो साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर मतलब y बाय हाइपोटेनस मतलब r। तो y इज इक्वल टू क्या, मैं r साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। तो इस y की जगह यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किए, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dm है, वो मास हो जाएगा m, ठीक है। इंटीग्रेशन किए, y की जगह क्या डाला मैं? r साइन थीटा इनटू ये जो dm है उसकी जगह क्या डाला? m d थीटा बाय पाई। तो m से m गायब, ठीक है। तो y सेंटर ऑफ मास क्या आ गया? ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय पाई, तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये बचेगा r साइन थीटा डी थीटा, r साइन थीटा डी थीटा। तो डी थीटा के अकॉर्डिंग पे इंटीग्रेशन हो रहा है, तो r भी कांस्टेंट निकल के आ गया यहाँ पे, तो r बाय पाई यहाँ हो जाएगा 0 से पाई तक। पाई तक क्यों? ये 0 डिग्री, 0 से पाई मतलब यहाँ से यहाँ तक के एंगल का लेना है अपने को। ये तो छोटा सा एंगल है, अपन इंटीग्रेट क्यों किए हैं? क्योंकि ये छोटा सा है, इसका पूरा लेना है। कहाँ तक है ये? 0 डिग्री से ये पाई डिग्री तक। 2 पाई कब होता है? जब पूरा सर्कल बनता है। ये आधा सर्कल है तो पाई, ठीक है। तो 0 से पाई तक साइन थीटा डी थीटा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आता है 2। आंसर क्या आता है इसका? 2। तो यह हो गया 2r बाय पाई। तो मेरे पास y सेंटर ऑफ मास क्या आ गया? 2r बाय पाई। क्या x सेंटर ऑफ मास भी होगा? नहीं, नहीं होगा। क्यों होगा भैया? देखो, x सेंटर ऑफ मास इसलिए नहीं होगा क्योंकि x सेंटर ऑफ मास की जगह अपन 0 रखे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सिर्फ y में ही सेंटर ऑफ मास होता है हमेशा सेमी सर्कुलर रिंग का, याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो अब जो देखते हैं अपन सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक ऐसा डिस्क है, ठीक है, और उस डिस्क का मास है बड़ा वाला m, और उसका जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल R, ये वाला जो दिया हुआ है, ठीक। तो अब अपन इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो अपन जो है एक रिंग एज्यूम करेंगे उस डिस्क के अंदर, जो कि है ये लाल से बनाया हूं मैं, ठीक है। उसका रेडियस O से जो है छोटा वाला R है, ठीक है। अब जो है अपन एरियल मास डेंसिटी निकालते हैं। तो एरियल मास डेंसिटी पहले डिस्क का निकालेंगे, ठीक है। पहले क्या किसका निकालेंगे? डिस्क का। तो डिस्क का एरियल मास डेंसिटी, तो टोटल मास है m अपॉन एरिया ऑफ डिस्क। क्या एरिया ऑफ डिस्क को मैं पाई कैपिटल R है ना, पाई कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूँ क्या? क्यों 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 क्यों? पूरा सर्कल रहता है तो पाई R स्क्वायर, आधा सर्कल है तो पाई R स्क्वायर बाय 2, 2 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2m बाई पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? ये है अपना एरियल मास डेंसिटी, ठीक है। अब इसी सिग्मा की जगह
मैं इसको निकाल के देखता हूँ इस रिंग के लिए, ठीक है। तो रिंग का रेडियस है r और रिंग का ये जो मोटापा है ये है dr। तो क्या इसका एरिया A इज इक्वल टू पाई आर डी आर लिख सकता हूँ? हाँ, और इसका मास कितना है रिंग का, मैं dm ले लेता हूँ। तो सिग्मा इज इक्वल टू dm बाय पाई आर डी आर लिख सकता हूँ क्या? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको इक्वेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा dm बाय पाई आर डी आर इज इक्वल टू 2m बाय पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर, ठीक है। बड़ा वाला आर और छोटा वाला आर दोनों अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से dm कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से dm आ जाएगा 2 बड़ा वाला m पाई छोटा वाला आर डी आर बाय पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर। पाई से पाई गया तो ये बचा dm इज इक्वल टू 2m आर छोटा वाला डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो है मेरे को y सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब अपने पास जो है y का वैल्यू लेना है, तो y का वैल्यू क्या लेंगे, तो देखो यार ये जो रिंग दिख रहा है ना, ये रिंग का अपने को y निकालना है सेंटर ऑफ मास का। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना होता है 2r बाय पाई, तो इस y की जगह उसी को डाल देंगे और क्या। ये इंटीग्रेशन ऑफ dm को मैं बड़ा वाला मास m भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू बड़ा वाला मास m, ठीक है, इसको याद रखे रहना। तो यहाँ डाल दिया मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/dm का वैल्यू बड़ा वाला m, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन y का वैल्यू क्या डालेंगे भैया, तो y का वैल्यू तो ये 2r बाय पाई डाल देंगे 2। अब ये जो r है ये छोटा वाला r डालना है यहाँ पे। क्यों छोटा वाला r, क्योंकि इसका जो रेडियस है इस रिंग का रेडियस वो छोटा वाला r है, इनटू ये dm का वैल्यू 2 बड़ा वाला m छोटा वाला r dr बाय बड़ा वाला r स्क्वायर, ठीक है। इस मास से ये वाला मास गया और क्या, बस और तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 4r नहीं, यहाँ से क्या बाहर आ जाना चाहिए, यहाँ से आ जाएगा 4 पर तो आर स्क्वायर बचेगा, तो 4 बाय पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर 0 से लेके आर तक का, तो ये तो आर क्यूब बाय 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 बाय पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाय 3, तो आर स्क्वायर से ये गया तो ये बचा 4r बाय 3। तो यहाँ से मेरे पास y सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला आ गया, क्या, 4r बाय 3। अच्छा ये बात, ठीक है। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाता हूँ इसको तब तक, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर की। अच्छा ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझ जाओगे कि क्या क्या हो रहा है। तो एक जो है हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये ओरिजिन है। हॉलो हेमिस्फीयर को हम 2D में ऐसे बना रहे हैं, हॉलो है ये अंदर से, बिल्कुल हॉलो, एकदम खाली मेरी तरह। अरे 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 दिल को चोट लग जाती है यार, खाली वाली नहीं हूँ मैं, जीवन अच्छे से जी रहा हूँ, चैन से जीने दो, ठीक है, अंदर से खाली, ठीक। इसका रेडियस जो है वो है बड़ा वाला आर, ये वाला बड़ा वाला आर, ये ओ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसका मास है बड़ा वाला m, ठीक। अब जो है मान लेता हूं कि इसमें एक स्ट्रिप ले लेता हूं मैं, क्यों, क्योंकि देखो अगर एक स्ट्रिप लूंगा ना ऐसे करके मैं, ये स्ट्रिप, तो एक स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, ठीक, और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आता है और वही निकालना है मेरे को। तो y सेंटर ऑफ मास इसका क्या कहाँ होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, है ना। तो अब मैं मान लेता हूं कि ये जो स्ट्रिप लिया हूं मैं वो
ऐसे करके अगर वो स्ट्रिप के दोनों को इसको जोड़ रहा हूँ तो वो डी थीटा एंगल बना रहा है, मान लूँ क्या, ये जो एंगल है वो है डी थीटा, हाँ, और ये जो एंगल है वो है थीटा, और ये जो रेडियस है वो है बड़ा वाला आर। तो क्या ये वाला जो चीज़ है ये आर डॉट डी थीटा होगा क्या? कैसे 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 कैसे? ये देखो, ये रेडियस आर, ये एंगल डी थीटा, ये एंगल डी थीटा, ये रेडियस आर, तो ये आर डी थीटा होगा क्या? हाँ, ओपी एकदम, ठीक है। तो एरियल चार्ज डेंसिटी, मतलब एरियल मास डेंसिटी, सॉरी चार्ज डेंसिटी निकल रहा है, एरियल मास डेंसिटी क्या होता है? टोटल मास, किसका टोटल मास? इस पूरे का टोटल मास अपॉन एरिया। अब एरिया ऑफ हॉलोस्फीयर क्या होता है? एरिया ऑफ हॉलोस्फीयर क्या होता है मेरे को बताओ तो? 4πr² होता है, लेकिन ये हाफ हॉलोस्फीयर है इसीलिए इसको हेमिस्फीयर बोले हैं, तो इसका क्या 2πr² होगा क्या? हाँ, अब r कौन सा? बड़ा वाला लेना है इसमें, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब मान लेते हैं ये जो स्ट्रिप है इसका मास है dm, इज इक्वल्स टू लिया dm अपॉन 2πr²। अब यहाँ मैं क्या लूंगा? 2π। अब क्या लूंगा? मान लेते हैं अब अपने को जो है ये स्ट्रिप का ये चाहिए पोजीशन यहाँ से, इस मेन लाइन से, तो अगर ये r है, अब मैं ये ट्रायंगल इधर बना रहा हूँ ओ डी क्यू वाला, ठीक है, तो ये O है, ये Q है और ये D है, ठीक है। मेरे को क्या ये वाला डिस्टेंस चाहिए, OD चाहिए मेरे को, ठीक है, ये थीटा दिया हुआ है, तो क्या, और ये R दिया हुआ है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस कितना है? OD बाय हाइपोटेनस है R, तो OD इज इक्वल टू R cos थीटा ले सकता हूँ क्या? हाँ, तो इस स्ट्रिप का यहाँ से पोजीशन R cos थीटा लूंगा क्या? हाँ, ले सकता हूँ, तो 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा ले सकता हूँ क्या? हाँ, कैसे 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 कैसे? इस स्ट्रिप का एरिया देखो ना यार, 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा क्या है? इसकी मोटाई, तो इसका एरिया पूरा कवर हो गया क्या? हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया। तो dm इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, तो 2π से 2π चला जाएगा और एक r से एक r, तो m बाय r, नहीं दोनों r कट जाएगा, 2πr² कट जाएगा, m cos थीटा d थीटा बचेगा, cos थीटा d थीटा बचेगा, ठीक है। अब इसको जो है मैं y सेंटर ऑफ मास में डालने वाला हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, अब y की जगह मैं क्या लूँ? देखो, तो y की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? मेरे को ये वाला वैल्यू चाहिए, ये ओ पी ले लेता हूँ इस पॉइंट को, तो ओ पी चाहिए मेरे को, ठीक है। तो क्या r cos थीटा OD दे सकता है, तो r sin थीटा OP नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल दे सकता है। तो इंटीग्रेशन लगाया, y की जगह क्या ले लिया मैंने? r sin थीटा ले लिया। अच्छा, ऐसे, ठीक है। तो y की जगह क्या ले लिया? r sin थीटा इंटू dm, अब dm की जगह क्या है? m cos थीटा d थीटा, m cos थीटा d थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ dm को मैं 1/m लिख देता हूँ, 1/m, ये अंदर वाले m से कट जाएगा, r बाहर आ जाएगा, इसको 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा r बाहर sin थीटा cos थीटा। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे 2 आ जाएगा और एक ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? 10वीं में पढ़ा था क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई साइन 2 थीटा डी थीटा। तो ये जो y सेंटर ऑफ मास है, इसको सॉल्व करने के बाद ये r/2 ही बचता है, बाकी 1 आ जाता है वो वाला टर्म पूरा। होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर की, ठीक है। तो सॉलिड हेमिस्फीयर कैसा रहता है? मतलब अंदर से खाली नहीं रहता मेरी तरह ये, ठीक है। तो सॉलिड हेमिस्फीयर ऐसे बना देते हैं, ये लो, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस मान लेते हैं बड़ा वाला r है, ठीक है।
अब इसमें मैं एक चीज सपोज करता हूँ, क्या, मैं एक हॉलो हेमिस्फीयर सपोज करता हूँ इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके। क्यों सपोज किया हूँ? क्योंकि मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है और बिना सपोज किए मैं निकाल नहीं सकता, ठीक है। ये ले लिया, ये लो, ठीक है। इसका रेडियस क्या है? छोटा वाला आर है बोल सकते हैं। अब जो है, अगर मैं वॉल्यूम मास डेंसिटी लूँ जो कि होता है रो, तो वो उसका मास कितना होता है? टोटल मास ये सॉलिड हेमिस्फीयर का अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना होता है हेमिस्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं? होता है, ठीक है। तो लेकिन ये तो हाफ है, हाफ स्फीयर है, तो क्या इसका 2/3 पाई आर क्यूब होगा? हाँ, तो मास बाय 2/3 पाई बड़ा वाला आर का क्यूब, ठीक है। 3 ऊपर आ जाएगा। अब इसके लिए निकालते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर लिए हैं जो, उसके लिए तो हॉलो हेमिस्फीयर है तो dm बाय 2 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर लेंगे क्या? क्यों 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 क्यों? देखो, हॉलो हेमिस्फीयर क्या रहता है ना, अंदर से पूरा खाली रहता है, तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ले ही नहीं सकते। इसका जो वॉल्यूम है वो कुछ इस प्रकार लेना पड़ता है, एक रेडियस दिया रहता है, ये छोटा वाला आर है, सॉरी छोटा वाला आर, और ये जो है मोटाई है डी आर, तो वॉल्यूम कुछ 2 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर ऐसे लेना पड़ता है इसका, ठीक है। 3 ऊपर हो जाएगा तो डीएम क्या आ जाएगा यहाँ से? डीएम आ जाएगा 3m बाय 2 पाई बड़ा वाला आर क्यूब इंटू 2 पाई छोटा वाला आर स्क्वायर डॉट डी आर। 2 पाई से 2 पाई गया, ठीक है। तो y सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहाँ पे जो है नीचे वाला जो dm है, इंटीग्रेशन ऑफ dm, वो तो बड़ा वाला मास m हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dm m हो जाता है। अब y की जगह मैं क्या डालूं? इस y की जगह क्या डालूं? इस y की जगह जो है मैं ये r/2 डालने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये देखो एक हॉलो हेमिस्फीयर सपोज किया था, हाँ ठीक है, तो ये r/2 डालेगा एक y की जगह, इनटू उस dm, ये वाले dm की जगह क्या डालूंगा? ये वाला चीज डालूंगा, तो आ जाएगा 3m छोटा वाला आर स्क्वायर डॉट डी आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे जो अपने को r/2 पुट करना था, ये वाला वो स्मॉल r/2 पुट करना था, ये मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। होप कर दोगे कर दोगे यार, तुम लोग अच्छे लोग हो वैसे। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, तो अब से ऐसे सॉल्व होगा, ये इंटीग्रेट किए r/2 आर क्यूब और क्या है रे भैया, बस इतना ही तो है, तो 3r³/2 मतलब 3/2 r³ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कितना होगा r³ डॉट डी आर का, ठीक है। r⁴ हो जाएगा क्या ये? हाँ, और 0 से r ले लेंगे, तो ये जो हो जाएगा 3/2 r³ इंटू ये हो जाएगा r⁴/4, ठीक है। तो r³ से ये गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 3r/8। तो y सेंटर ऑफ मास यहाँ से मेरे पास आ गया 3r/8। होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मतलब मेरी भी थोड़ी गलती हो गई थी, अब क्या करूँ यार, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, माफ़ कर देना वैसे गलती हो गई तो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ, ठीक, मार लो स्क्रीनशॉट। तो यार अब बहुत हो गया डेरिवेशन, अब सीधा सीधा जो है अपन इन सब का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। अगर तुम लोग को डेरिवेशंस का इतना ही शौक है और इन सब का डेरिवेशंस चाहिए होगा, तो मैं नीचे क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास के जो मैं नोट्स डाला हूँ वो डाल दूंगा, उसमें तुम लोग को सारी चीज़ों के डेरिवेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। जितना मेरे को डिराइव करना था मैं कर दिया, अभी इन सबको डिराइव करने बैठ जाता तो और 1 घंटा लग जाता मेरे को, इसलिए मैं आप सीधा सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक कोन है, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड मित्र, ये कोन है मेरा, अरे यार दूसरा पेन ला यार, कहाँ गया दूसरा पेन मेरा,
कहाँ गया यार? हाँ, ठीक। अगर मान लो कि इसका टोटल हाइट है h, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो सेंटर ऑफ मास यहाँ हमेशा याद रखना, इसमें y एक्सिस में ही होगा, और सेंटर ऑफ मास जो है इसका h/3 होगा। कहाँ से? बिलो से, ठीक है। नीचे से जो है वो h/3 लिख दिया क्या? h/4, सॉरी, ठीक है। नीचे से जो है वो h/4 हाइट पे होगा, अगर इसका टोटल हाइट h है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर प्लेट की। तो ट्रायंगुलर प्लेट का अगर हाइट h है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा y में वो होगा h/3, ठीक है। अब बात करते हैं हॉलो कोन की। तो एक कोन है ऐसे, ये हॉलो है, पिछला वाला सॉलिड था, इसका भी हाइट मान लेते हैं h है, तो y सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका भी h/3 ही होगा, सेम एज प्लेट, ठीक है। नीचे से, बिलो से लिख लो भाई, ऊपर से देखने लग जाओ, नीचे से h/3 ना, बिलो, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका होता है बेसिकली, अगर ये रिंग का एक पार्ट है ऐसे करके, 1/4 हिस्सा, तो इसका होता है 2r, ये रेडियस r है तो 2r/पाई, 2r/पाई, ठीक है। राइट ट्रायंगुलर शीट, राइट एंगल ट्रायंगल का शीट, अगर मान लेते हैं ये a है, ये b है, तो इसका जो होता है सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होता है, और उसका एक्सिस होता है 2a/3 और 2b/3। b क्या है? ये वाला चीज़ है, ठीक है। ये सब इनका सेंटर ऑफ मास है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब जो है, अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि इसके बाद, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं वो चीज़ बताऊंगा जो बहुत मेन है, जो कि है ट्रिक इन सबको याद करने का, सेंटर ऑफ मास को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार लो, अब मैं ट्रिक बताऊंगा इसके बाद। तो अब जो है अपन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ आ गए हैं इस लेक्चर के, जो कि है इन सारे चीज़ों के सेंटर ऑफ मास को याद रखने का ट्रिक। ये ट्रिक मैं बनाया हूँ, और ये जो ट्रिक है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, ये मैंने खुद बनाया है, मुझे 2 घंटे लग गए हैं, अपने कॉपी में लिख लिख के बनाया है, लेकिन मैंने बनाया है। तो कोई और यूज़ करना चाहता है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। कौन सा मैं कोई कॉपीराइट, मैं टी सीरीज हो गया, कॉपीराइट मार दूंगा गप से करके, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी यूज़ करना है, यूज़ करके रीअपलोड करना है, किसी को भी यूज़ करके अपने से शूट करके डालना है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। अगर मन करेगा तो नीचे मेरे चैनल का अगर डिस्क्रिप्शन में डालना चाहो तो डाल सकते हो लिंक, नहीं डालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन जो है ऐसे कोई बड़े बड़े लोग हैं नहीं जो अपने जो ट्रिक व्रिक है उसमें क्या बोलते कॉपीराइट मार देंगे, मेरा ट्रिक है करके। बच्चों तक पहुंचना चाहिए, स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, मेन स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए काम हो रहा है यहाँ पे, है ना, फालतू के काम नहीं हो रहे, ठीक। तो रॉड का L/2 होता है, हॉलो हेमिस्फीयर का R/2 होता है, ट्रायंगुलर प्लेट का H/3 होता है। मैं ऐसे क्यों लिखा हूँ मैं बताऊंगा ऐसे क्यों लिखा हूँ, ठीक है। तो चलो, ये सब ऐसे होता है। अब ये सेम टू सेम डिट्टो मैं अपने ट्रिक से तुम लोग को लाके दिखाऊंगा, ठीक है। कैसे? सबसे पहले अपने को इन सब चीज़ों को इसी सीक्वेंस में याद करना है। R से रॉड है, H से हॉलो हेमिस्फीयर, T से ट्रायंगुलर प्लेट, हॉलो ये कहाँ गया, हॉलो कोन, फिर सॉलिड कोन, फिर ये क्या था, SH क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर, फिर सेमी सर्कुलर रिंग, फिर सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। अब कैसे याद करना है मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने को वर्ड्स याद करने हैं। क्या क्या वर्ड्स? रहती है, हमेशा, तड़पती, ठीक है। ये कुछ और सा लग रहा होगा लेकिन देखो अभी दिखाऊंगा। रहती है हमेशा तड़पती हेचल, सोचा शैतान, है सर पे, है सर पे उतार देंगे,
नहीं सुधार देंगे, सॉरी उतार नहीं, सुधार देंगे। ठीक है, ठीक है। तो रहती से क्या याद करना है तुम लोग को? आर याद करना है हमेशा से क्या आएगा? एच और एच। आर मतलब क्या है? रॉड। एच और एच क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है। तड़पती से क्या है? टीपी लेना है, ट्रायंगुलर प्लेट। हेचल से क्या लेना है? एच और सी। ठीक है, एच और सी, हॉलो कोन। ठीक। सोचा से एच और सी, एस और सी, जो कि है सॉलिड कोन। ठीक है। शैतान है से एस एच। ठीक है, सेमी सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है। सर से एस आर, सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है। पे एक सफिक्स सी टाइप का समझ लो। सुधार देंगे, एस डी। ठीक है। ये क्या है? रॉड, फिर क्या? हॉलो हेमिस्फीयर, फिर ट्रायंगुलर प्लेट, फिर हॉलो कोन। रुक जाओ, हेचल से एच सी लेना है ना। फिर हॉलो कोन, फिर सॉलिड कोन, सॉलिड हेमिस्फीयर, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क। फिर से रॉड और क्या? हॉलो हेमिस्फीयर, ट्रायंगुलर प्लेट। एक बार तुम लोग सिर्फ इधर देख के बोलना, इधर मत देखना ना, एक बार सिर्फ इधर देख बोलना। रॉड, हॉलो हेमिस्फीयर, ट्रायंगुलर प्लेट, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, सॉलिड हेमिस्फीयर, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है। फिर से रॉड, हॉलो हेमिस्फीयर, ट्रायंगुलर प्लेट, हॉलो कोन, सॉलिड हेमिस्फीयर, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, याद हो गया ये? अब देखो क्या याद करना है तुम लोग को। अब तुम लोग को नंबर से याद करने हैं। 1 1 1 1 5 बार है ना 1। मैं तुम लोग को रिदम में याद करा रहा हूँ ना। सबसे पहले क्या है? 1 1 1 1 1। देखो मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन जब तुम लोग को याद हो जाएगा तुम लोग फट फट लिख दोगे। ठीक है। 1 1 1 1 1 कितनी बार? 5 बार। 3 2 4 1 1 1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 3 2 4। ठीक है। अब यहां याद करना है 2 2 3 3 4 8 पाई 2 पाई। ठीक है। तो लीजिए यहां आपका सेंटर ऑफ मास आ चुका है, आप लोगों को मिल चुका है हर एक चीज। ठीक है। सीक्वेंस में कैसे लिखना है? रहती है हमेशा, तड़पती है चल, सोचा शैतान है सर पे, सुधार देंगे। ठीक है, उससे ये सब मिल जाएगा ऊपर का। फिर क्या है? 1 1 1 1 1 3 2 4 2 2 3 3 4 8 पाई 2 पाई 2 2 3 3 4 8 पाई 2 पाई 2 2 3 3 4 8 पाई 2 पाई 1 1 1 1 1 3 2 4। ऊपर का रटा गया, नीचे का 2 2 3 3 4 8 पाई 2 पाई। ठीक है। ये क्या चीज है? अब रॉड का क्या होता है? L/2। एल डाल दो यहाँ पे। हॉलो हेमिस्फीयर का R/2, एल आर डाल दो यहाँ पे। ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेट का H/3, हॉलो कोन का H/3, सॉलिड कोन का H/4, इसका 3R/8, 2R/पाई, 4R/8। अब तुम लोग बोलोगे कहाँ लेंथ डालना है, कहाँ रेडियस डालना है, कहाँ हाइट डालना है, कैसे पता चलेगा? वो तो कोन रहेगा तो हाइट ही डालना है, पता है। ठीक है। हेमिस्फीयर रहा कोई भी तो रेडियस डालना है, पता है। और लेंथ तो तभी डालना है सिर्फ रॉड होगा तब। ठीक है। तो लीजिए यहाँ पे आपके सामने पेश होके तैयार है बेहतरीन सा ट्रिक, जिससे आप सेंटर ऑफ मास याद कर सकते हैं। क्या है? रहती है हमेशा, तड़पती है चल, सोचा शैतान है सर पे, सुधार देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब जो है बात करते हैं इस क्वेश्चन की, उसके बाद ये चीज देखेंगे ये क्या चीज है करके। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब दो रॉड दे दिया है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, और अपने को सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताने बोला है दोनों रॉड का। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये दो रॉड्स है, 0 से L, मतलब लेंथ कितना है रॉड का? L। इस रॉड का भी लेंथ कितना है? L। अब बच्चे को पता है, अभी हमने ट्रिक से याद करवाया है क्या,
कि रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसके हाफ लेंथ पे, मतलब L/2 पे, मतलब यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास और यहाँ पे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का जो सेंटर होगा वो इस टोटल बॉडी का ही सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अच्छा, तो अपन सबसे पहले एक्स सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इसको अपन बोल सकते हैं L/2 0, और इसको बोल सकते हैं 0L/2। अब इनके बीच सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन लगाते हैं, तो m1 मतलब m मान लेता हूँ इंटू x1 कितना L/2 प्लस m2 m मान लेता हूँ इंटू 0 अपॉन m प्लस m2 m मान लेते हैं, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास क्या आया mL/4, y सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा m1 y1, तो y1 तो 0 है, प्लस m2 y2 है L/2, m2 L/2 अपॉन टोटल मास, मतलब m1 और m2 तो इक्वल ही है, तो ये 2m हो जाएगा, तो हो जाएगा mL/4। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है वो है mL/4, मतलब mL/4 मतलब mL/4 और mL/4 है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे निकालना, याद रखे रहना, ठीक है। अब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फॉर ए लैमिना टाइप 2D बॉडी, अगर मान लेते हैं ऐसे करके कोई 2D बॉडी दी हुई है, ठीक है, सबका डेंसिटी रो है, ठीक है, अलग अलग डेंसिटी 3 बॉडीज दी हुई है, इसका एरिया A1 है अलग है, इसका एरिया A2 अलग है, इसका एरिया A3 अलग है, तीनों का थिकनेस T है, ठीक है। तो अब अगर बोल दिया कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो यार चुपचाप फॉर्मूला लगा देंगे, बोल दो, है ना। सेंटर ऑफ मास का क्या, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश, है कि नहीं? ये लगा देंगे। अब जो है मास की जगह एक काम करो, यहाँ पे डाल दो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह डाल दो एरिया इंटू थिकनेस T। अब एरिया सबका अलग अलग होता है, तो m1 का A1 हो जाएगा, m2 का A2 हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा रो A1 T1 R1, नहीं T1 नहीं होगा, प्लस रो A2 T R2 प्लस रो A3 T R3 प्लस डैश 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 अपॉन रो A1 T प्लस रो A2 T प्लस डैश 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 डैश। तो सेंटर ऑफ मास रो टी नीचे से और रो टी ऊपर से गायब कर दूं, तो सेंटर ऑफ मास क्या कुछ ऐसा बचेगा, A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3 प्लस डैश 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 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश डैश। क्या ऐसा बचेगा? हाँ, तो सेंटर ऑफ मास का एक नया इक्वेशन मिला। किसके लिए है ये? सिर्फ 2D बॉडीज के लिए, ठीक है, ठीक है। अब x सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसी में, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस डैश 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 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश डैश। और y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 प्लस डैश 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 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश डैश। लीजिए भैया, तो x और y के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाता हूं मैं इसको, ठीक, याद रखे रहना। और इसको
तो अब अपन बात करने वाले हैं इन दो क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं ये दो क्वेश्चंस, ठीक। तो सबसे पहले बोलता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना विथ मास ऑफ लेमिना 3 kg। देखो मास ऑफ लेमिना की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास लेमिना का पता करना है तो अपने को पता है कि ये जो है ये होता है A1 x1, क्योंकि ये 2D बॉडी है तो A1 x1 प्लस A2 x2 बाय A1 प्लस A2। अब अपने को A1 A2 नहीं पता है और x1 x2 नहीं पता है, वो निकाल लेंगे अपन। तो y सेंटर ऑफ मास कितना होता है A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। तो चलिए, तो ये 2 मीटर दिया है, ये 2 मीटर दिया है, 1 मीटर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 1 मीटर होने वाला है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है ये कहाँ होने वाला है, ये x एक्सिस में 1, y एक्सिस में हाफ पे होने वाला है। तो एक सेंटर जो C1 है वो 1 और हाफ हो जाएगा, ठीक है। और एक सेंटर जो C2 है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 और 1 सेकेंड नहीं, ये हो जाएगा हाफ और 3/2। C2 जो है वो हो जाएगा हाफ और 3/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो दिख रहा है एकदम, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो है यहाँ पे होगा यार, इसके सेंटर पे ऐसे करके, ठीक है। समझ रहे हो कैसे बनाना चाह रहा हूँ मैं। और C2 यहाँ कहीं होना चाहिए, ऐसे। डायग्राम सही नहीं बना है, बाकी तुम समझ गए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो C2 ये होगा। पॉइंट्स तो मिल गए, अब एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया फर्स्ट का कितना होगा 1 इंटू 2, तो एरिया 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 2, और एरिया 2 कितना हो जाएगा ये 1 और ये भी 1, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है। इसमें डालते हैं तो A1 x1, A1 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस A2 x2, A2 कितना है 1, x2 कितना है हाफ, तो ये हाफ बाय 1 प्लस 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 5/6, ठीक है। अब y सेंटर ऑफ मास पता लगाते हैं। A1 कितना है 2, y1 कितना है, y1 है हाफ, ये हाफ प्लस 1 सेकेंड रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा है, ठीक है। ये हाफ प्लस A2 कितना है, ये है 1 इंटू y2 कितना है y2 है 3/2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये भी 5/6 आ रहा है। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो 5/6 पे होने वाला है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले मैं एक फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो होता है वो होता है A/1 माइनस R। A क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और R क्या है, सेकेंड टर्म है। उफ, ये मच्छर हमारी रगों का खून पीने आए हो, भाग जाओ यहाँ से मित्रों, फालतू जान के बाजी लगानी पड़ जाएगी तुमको। तो चलिए, ठीक है। तो अपने को क्या बोला है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मतलब एक्स COM निकालना है इसमें, ठीक है। तो अपने को क्या पता है M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं भाई? हाँ ना बोलो यार, हाँ ना बोलो, हाँ होता है ना यार। अप टू कहाँ तक जाना है इसको, इनफाइनाइट तक। इसको भी कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक। अपने क्या करना, अपन तो रट पीट निकालेंगे और क्या। M1 कितना है, M है L/2 प्लस M/2 इंटू x2 कितना है L/4 प्लस M/4 इंटू L/8, ऐसे सोन जाते जा रहा है। और ये क्या हो रहा है M/2 प्लस M, नहीं पहले M फिर M/2 फिर M/4, ऊपर से ML/2 नीचे से M कॉमन निकाल लो अप टू इनफाइनाइट। तो x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ML/2, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस ML/2, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ बचेगा 1/4 प्लस
ml/2 तो 1/16 अपॉन m, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 टू इनफाइनाइट। तो m से ये m गया, यहाँ बचा l/2। ठीक है, ये टर्म क्या आ जाएगा, अब इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो कि है 1 अपॉन 1 माइनस सेकेंड टर्म 1 माइनस 1/4। ये ऊपर वाले का हो गया, नीचे वाले का करते हैं। फर्स्ट टर्म दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस सेकेंड टर्म दैट इज 1/2। ये यहाँ का हो गया, ऊपर l/2 अलग से चल रहा है। ठीक है, तो x सेंटर ऑफ मास यहाँ क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो 1 ये 4 माइनस 3 तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4/3 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2l/3 2l/3। अब नीचे देखते हैं, ये 2 यहाँ आया तो 2 माइनस 1 1/2 2 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। तो दैट इज l/3 जो है अपना x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। समझ गए कैसे आया क्या चीज़, नहीं समझे तो इसको सॉल्व करके खुद से देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाता हूँ मैं फिर। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार इन 3 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन ये बोलता है कि अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज बेंट इन शेप, ऐसे शेप में बेंड कर दिए जिसका ये लेंथ 12 है, ये लेंथ 12 है, ये लेंथ 12 है, लेकिन ये वाला लेंथ सिर्फ l है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो यार, इसमें कैसे निकालना है, आपने को, मेरे को और तुमको सबको पता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, रॉड के बीच में। तो इस रॉड का यहाँ पे होगा, इस रॉड का यहाँ पे होगा, इस रॉड का यहाँ पे होगा और इस रॉड का यहाँ पे होगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं। तो चलो कोऑर्डिनेट लिखते हैं और क्या। तो इसका होना चाहिए 0 है तो x में तो 0 ही है, y में है l। ठीक है, ये x में l है, y में 0 है। ये वाला जो है x में है 2l और y में है l तो 2ll। और ये वाला जो है ये x से है l प्लस l/2 दैट इज 3l/2 3l/2 और 2l। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो अब जो है मैं इसमें x सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ। तो मास तो सबका इक्वल है बोला है। ठीक है, तो क्योंकि एक ही वायर तो m x1, तो x1 किसको मान, इसको 1 मानता हूँ तो m x1 तो 0 है प्लस m2 x2 इसको l प्लस m3 x3 ये 2l प्लस m4 x4 ये 3l/2 इंटू m अपॉन टोटल मास 1 2 3 4 4m और क्या। तो ये कितना हो जाएगा ml प्लस 2ml प्लस 3ml/2 दैट इज ml प्लस 2ml 3ml 6ml प्लस 3ml 9ml/8m। तो m से m गया तो 9l/8 हो गया। ये y सेंटर ऑफ मास कितना होगा m1 y1 तो m और y1 कितना है l प्लस m इसमें 0 प्लस m इसमें l प्लस m इसमें 2l भाई टोटल मास है 4m। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ml प्लस ml 2ml प्लस ये 4ml/4m 4ml/4m m से m गया 4 से 4 गया तो यहाँ बचा l। तो सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 9l/8 और l, ये कोऑर्डिनेट आ गए अपने। ठीक है, अब जो है ये जो सारे सर्कल्स है ये इक्वल सर्कल्स हैं। हाँ, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है और छोटा, सारे सर्कल्स इक्वल है, सबका रेडियस b है ना, याद रख लेना। गंदा सा एकदम, सब सारे सर्कल्स इक्वल है, सबका रेडियस b है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ एक सेंटर ऑफ मास m1 x1। ठीक है, सबका मास इक्वल बोला तो m1 x1 ये तो 0 है तो m0 प्लस mb प्लस m0 प्लस mb
M0 प्लस MB प्लस M0 अपॉन 5M। ठीक है, तो ये कितना हो गया, MB प्लस MB 2MB, MB बाय 5M, तो M से M गया, 2B बाय 5 गया। ठीक है, अब Y सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं। Y सेंटर ऑफ मास क्या है, M1 Y1 दैट इज M0 प्लस M2 Y2, M2 Y2 तो इसमें भी Y0 तो M0 प्लस M3 Y3, M3 Y3 MB हो जाएगा ये, प्लस M4 Y4 दैट इज MB प्लस MB प्लस M2B अपॉन 5M। तो Y सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 4B बाय 5, ये लो, ये एक सेंटर ऑफ मास, ये Y सेंटर ऑफ मास आ गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, फाइंड सेंटर ऑफ मास इफ मास आर इक्वल। इन दोनों का मास अगर इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इजी, अभी तक करते आ रहे थे मास इक्वल लेके, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, M1 x1 इसका 0 प्लस M2 M इंटू 2A अपॉन 2M दैट इज 2AM बाय 2M दैट इज A। ठीक है, y सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इनका तो सेंटर में ही होता है अपना अपना, दोनों का y कोऑर्डिनेट तो 0 दिख रहा है भाई साहब। हाँ यार, तो ये क्या आ जाएगा, A0 जो है इसका सेंटर ऑफ मास है। कब, जब मास इक्वल है। अब सेकंड वाला देखते हैं, जब डेंसिटी इक्वल रहेगा। तो जब डेंसिटी इक्वल रहेगा तब लैमिना दिख रहा है तो क्या लगाना है अपने को, एरिया का फॉर्मूला। तो XCM क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 दैट इज एरिया इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई A स्क्वायर लिख सकता हूँ, पाई A स्क्वायर A1 x1 और x1 क्या है 0 प्लस A2 दैट इज 4A स्क्वायर इंटू x2 दैट इज 2A अपॉन A1 प्लस A2 दैट इज पाई A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8A क्यूब अपॉन, यहाँ से A स्क्वायर निकालूंगा तो पाई प्लस 4, तो A स्क्वायर से ये क्यूब गया तो ये हो जाएगा 8A बाय पाई प्लस 4। और y में तो कोई रहने ही नहीं वाला सेंटर ऑफ मास। तो होप करता हूँ ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ये इक्वल सर्कल्स है और यार। ठीक है, अब आगे के बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखते हैं यार आज का आखिरी सा क्वेश्चन, जो कि बहुत सही सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अ कारपेंटर कंस्ट्रक्टेड अ टॉय इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्पीयर, इसका डेंसिटी जो है 12 टाइम्स होगा कोन के डेंसिटी से। मतलब क्या, रो ऑफ स्पीयर इज 12 टाइम्स ऑफ रो ऑफ कोन दिया हुआ है। ठीक है, कंप्यूट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के लिए y में ही सेंटर ऑफ मास होगा, x में क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये होगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ M1 M2 तो पता ही नहीं है, लेकिन रो के डेंसिटी तो पता है ना। तो देखो डेंसिटी ऑफ जो है स्फीयर कितना हो जाएगा, नहीं डेंसिटी ऑफ कोन कितना हो जाएगा, नहीं डेंसिटी क्यों निकालना है अपने को, तो मास चाहिए ना। तो मास इज इक्वल टू होता है, मास ऑफ कोन निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इनटू डेंसिटी ऑफ कोन। हाँ बिल्कुल, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3, अब 2r जो है रेडियस है तो 1/3 पाई r स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर h की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई r स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर h क्या चीज़ है, हाँ 4r है यहाँ पे। ठीक है, इनटू वॉल्यूम, नहीं ये तो वॉल्यूम था, इनटू रो ऑफ ये। ठीक है, अब अगर मास ऑफ मेरे को स्फीयर निकालना है तो क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू रो ऑफ स्फीयर करना पड़ेगा। बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो ऑफ स्फीयर को क्या मैं
12 टाइम्स रो ऑफ कोन बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 16 टाइम्स पाई आर क्यूब रो सी। ठीक है, और ये क्या आता है यहाँ पे, टू ज़ 4, यहाँ आया 16/3 पाई आर क्यूब रो सी। ठीक है, कुछ कॉमन कॉमन सा दिख रहा है क्या यार? हाँ, एम सी मतलब मतलब जो मास ऑफ कोन आया है वो कितना आया है, इतना। ठीक है, और मास ऑफ स्फीयर कितना है, इतना। तो मास ऑफ कोन इज इक्वल टू मास ऑफ स्फीयर बाय 3 कर सकते हैं क्या? कैसे कैसे कैसे? ये 16 पाई आर क्यूब रो सी है और ये 16 पाई आर क्यूब रो सी बाय 3 है। अच्छा, ऐसे तो ऊपर वाले को ये पुट कर दिए। ठीक है, तो मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कोन लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे m1 क्या है, मास ऑफ कोन है, मास ऑफ कोन है। तो एक काम करता हूँ, दोनों को मैं मास ऑफ कोन के टर्म्स में, नहीं, हाँ चलो मास ऑफ कोन के टर्म्स में लिख देता हूँ। तो YCM जो है मास ऑफ कोन MC। ठीक है, और Y1 क्या होना चाहिए? अब इसका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए Y1। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वो होता है, अगर हाइट h है तो h/4 होता है। तो हाइट कितना है 4r, तो सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए r प्लस मास ऑफ स्फीयर। लेकिन मास ऑफ स्फीयर की जगह मैं क्या डालूंगा, 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कोन। ठीक है, इनटू, अब ये जो है यहाँ से y में कितना डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ मास, ये 4r प्लस r मतलब 5r डिस्टेंस पे, अपॉन 4 मास ऑफ। ठीक है, और 15 और एक 16, तो 16 मास ऑफ कोन इंटू r अपॉन 4 मास ऑफ कोन। तो 4 टाइम्स कट जाएगा ये मास ऑफ कोन, तो y सेंटर ऑफ मास बचेगा मेरे पास 4r। अच्छा, मतलब सेंटर ऑफ मास बॉडी का कहाँ आएगा, यहाँ पे। होप ये क्वेश्चन सही लगा होगा। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था। होप ये लेक्चर भी सही लगा होगा। यहाँ तक आए हो तो मतलब कुछ तो बात होगी लेक्चर में, तब तक यहाँ पहुँचे हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब मार देना, और क्या नहीं भी मारोगे तो मैं क्या ही कर लूँगा। स्क्रीनशॉट ले लो यार बस।